ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH, मैंने जुनर से शादी की लेकिन उसने हमारी शादी को पूरा करने से इनकार कर दिया। अध्याय 151, महान स्वर्ग निर्माण ताड़। पिताजी, कृपया खरगोश को मत खाओ। कोमल आवाज का स्रोत कोई और नहीं बल्कि जियान यू था, जो जियो यी जियान की बाहों में सो रहा था। पिल बीस्ट को देखते ही वह तुरंत छोटे जीव के प्यारे रूप से मोहित हो गई। एक 8वीं कक्षा की गोली जो 9 रंग की पिल लाइटनिंग के बपतिस्मा से गुजरी है, न केवल एक जानवर का रूप ले सकती है, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण स्तर की बुद्धिमत्ता भी होती है। इस समय खरगोश जैसा दिखने वाला छोटा बर्फ सफ़ेद जानवर समझ गया कि क्या कहा जा रहा था। उसने बड़ी पानी भरी आंखों से जियान यू को देखा, उसे अपने बचने की एकमात्र उम्मीद के रूप में देखा। ठीक है, चूंकि यू एव ने इसे न खाने के लिए कहा है तो हम इसे नहीं खाएंगे। अपनी प्यारी बेटी के अनुरोध को सुनकर गूफी ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। भले ही पिल बीस्ट बहुत कीमती था और भविष्य में 9वीं कक्षा की गोली में विकसित होने की क्षमता रखता था, लेकिन गूफी के लिए जब तक यह उसकी बेटी को खुश करता है, वह उसे 9वीं कक्षा की गोली भी देगा। इतनी अच्छी चीज न खाना शर्म की बात है, जियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी गहरी आंखें जियान यू पर टिकी थीं, जिसने जियान की ओर अपनी जीभ बाहर निकाली। जियान, जो अपनी जैविक माँ जियाओ यी जियान से भी ज्यादा इस नन्ही पर प्यार करती थी, स्वाभाविक रूप से इस पर परेशान नहीं होगी। हे, अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो मुझे इसे जियान यू के लिए रखने दो। जियान यू को अपनी जीभ बाहर निकालते हुए देखकर जियान खुश हो गई और तुरंत स्वेच्छा से आगे आए। हालांकि जैसे ही उसने कहा, पिल बीस्ट ने गूफी के कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, जो स्पष्ट रूप से जियान के प्रति अपनी अनिच्छा दिखा रहा था, जिसने पहले इसे खाने की बात की थी। जियान, इसे जियान यू के पास रहने देना बेहतर है, किंगलिन ने बगल से मुस्कराते हुए कहा। चूंकि जियान यू को ये पसंद है तो क्यों न इसे अपने पास ही रहने दिया जाए। जियाओ यी जियान अपनी खूबसूरत आंखों से छोटे बर्फ सफ़ेद जानवर पर टिकी हुई थी, वह भी स्पष्ट रूप से छोटे जीव की प्यारी अदाओं से मंत्रमुग्ध थी। गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, महिलाओं को हमेशा शराबी चीज़ों से लगाव होता है। उसने जल्दी से छोटे जानवर को सौंप दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद छोटा जीव जियो यी जियान की बाहों में कूद गया और फिर अपने उद्धारकर्ता जियान यू के खिलाफ अपने शराबी सिर को रगड़ दिया। हा, बहुत मज़ा आया। जियान यू ने जियो यी जियान की बाहों में छोटे जीव को सहलाते हुए हंसी उड़ाई। वह स्पष्ट रूप से इस बात से प्रसन्न थी कि उसने उसे कैसे चूमा। ये देखकर पिल बीस्ट भी बहुत प्रसन्न हुआ, ये समझते हुए कि जब तक यह उसे खुश रखेगा, इसे खाया नहीं जाएगा। इस बीच अधिक से अधिक मजबूत अभ्यासी पिल हॉल के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। हॉल के अंदर हाथापाई और शाप की आवाज़ें अक्सर गूंजती थीं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती थीं कि खोजे गए खजाने के लिए लड़ाई छिड़ गई थी। हालांकि आदरणीय तियान की भारी आभा के कारण किसी ने भी गूफी के समूह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ और भी चीज़ें हैं, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा और समूह को आगे ले गया। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल और प्राचीन हॉल दिखाई दिया। पूरा हॉल तांबे के पीले रंग का था। अनगिनत वर्षों के बीतने के साथ इसमें एक गहरा प्राचीन एहसास जुड़ गया था। हर पत्थर की पटिया से प्राचीन आभा फैल रही थी। हॉल बहुत बड़ा था, जिससे उसमें बैठे लोग चींटियों जैसे लग रहे थे। हॉल के केंद्र में हवा में प्रकाश के 10 विशाल गोले मंडरा रहे थे। चमकदार रोशनी के भीतर कोई स्क्रॉल जैसी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता था। 10 प्रकाश गोले के केंद्र में एक पत्थर की सीट पर एक कंकाल रखा हुआ था, जो जेड की तरह शुद्ध सफ़ेद था। कंकाल क्रॉस लेग बैठा था, हाथ एक मोहर बना रहे थे। ये खंडहर के मालिक का कंकाल होना चाहिए। वे प्रकाश गोले, क्या वे सभी स्वर्ग रैंक 2 तकनीकें हो सकते हैं? इतनी सारी स्वर्ग रैंक 2 तकनीकों के साथ हम अमीर बनने जा रहे हैं। जियाओ यी जियान और के बीच बकबक सुनकर दूसरों की बात सुनकर गूफी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने डू संत के कंकाल की ओर इशारा किया और समझाया, यहाँ असली खजाना खंडहर के मालिक के अवशेष हैं। बोलने के बाद उसने समूह को सावधान किया और फिर अकेले हॉल में चला गया। हॉल के अंदर लगभग 1 दर्जन लोग पहले से ही एकत्र थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल 2 पूर्वज थे, जिनमें केवल 2 निम्न श्रेणी के 2 पूजक मौजूद थे। जैसे ही उच्च श्रेणी के 2 पूजक गूफी प्रकट हुए, बाकी सभी ने स्वचालित रूप से उनके लिए रास्ता बना लिया। जब वह हॉल के पास पहुंचा तो गूफी ने देखा कि ऊंची पत्थर की सीट के चारों ओर लगभग 1 दर्जन आकृतियां क्रॉस लेग बैठी थीं। ये आकृतियां पूरी तरह से ग्रे थीं, दूर से देखने पर पत्थर की मूर्तियों जैसी लग रही थीं। नवंबर LBJNN। उनकी आंखें बंद थीं और उन्होंने अज्ञात संख्या में वर्षों तक इस मुद्रा को बनाए रखा था। फिर भी इसके बावजूद ये पत्थर की मूर्ति जैसी आकृतियां एक भयावह उपस्थिति को दर्शाती थीं, जिससे सभी लोग पत्थर की सीट के 10 फीट के भीतर के क्षेत्र से दूर रहने लगे।
वर्तमान में अंदर मौजूद सभी लोग प्रकाश के गोले पर लगी मुहरों के गायब होने का इंतजार कर रहे थे। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। गूफी ने सीधे डूसंत के कंकाल पर निशाना साधा और तेजी से उसके पास पहुंचा। उसकी साहसिक कार्रवाई ने उन लोगों को चौंका दिया जो पहले हॉल में प्रवेश कर चुके थे। सबकी चौकस निगाहों के सामने गूफी ने सील पर वार किया। हालांकि ये सील एक डूसंत द्वारा छोड़ी गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थीं। गूफी के उच्च रैंक वाले डू वेनेरेट स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इन सील को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। सील टूट गई है, खजाने को ले आओ। अचानक स्वर्गीय रैंक डू तकनीक वाले प्रकाश के गोले अस्त व्यस्त तरीके से उड़ने लगे, जिससे लोगों के बीच भयंकर हाथापाई हुई। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद पत्थर की सीट के चारों ओर पत्थर की मूर्ति जैसी आकृतियां जागने लगीं। इन आकृतियों के जीवित होते ही हवा में नरसंहार की घनी आभा भर गई। जैसे ही ये कठपुतलियां जागी, उन्होंने निकटतम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सभी कठपुतलियां डू वेनेरेट स्तर की थीं और उनके एक साथ हमले भयानक रूप से भारी थे। कुछ ही क्षणों में पत्थर की सीट के आसपास का क्षेत्र खून से भीग गया और हवा में खून की तेज गंध फैल गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। गूफी ने अपने रास्ते में बाधा डालने वाली कठपुतली को दूर धकेल दिया और जल्दी से कंकाल के पास पहुंच गया। हालांकि एक बार जब वह करीब पहुंच गया तो उसने तुरंत कंकाल नहीं लिया, बल्कि अपनी स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया। वह जानता था कि प्राचीन डूसंत की चेतना का एक निशान अभी भी हड्डियों के भीतर बना हुआ था। अगर हड्डियां खून से सनी हुई थीं, तो वह चेतना कंकाल को नियंत्रित कर सकती थी और मौजूद सभी लोगों को मार सकती थी। मुझे माफ कर दो, परिष्कृत करो। स्वर्गीय ज्वाला ने डूसंत के कंकाल को घेर लिया और तीव्र गर्मी के कारण हड्डियों का रंग बदल गया। ये कंकाल पूरे हॉल में सबसे मूल्यवान वस्तु थी। हालांकि स्वर्ग रैंक डू तकनीकें गूफी के लिए विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थीं, लेकिन अधिक होने से कभी नुकसान नहीं होता और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम प्रारंभिक चरण की स्वर्ग रैंक डू तकनीकों में से सबसे अच्छी थी। जहां तक डूसंत के कंकाल के भीतर अस्थि मज्जा की बात है, गूफी को विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं थी। उनके प्राचीन कबीले के पास कई तरीके थे शुद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करना, और यहां तक कि कबीले में पवित्रीकरण अनुष्ठान भी डूसेंट अस्थि मज्जा के कुछ टुकड़ों के लाभों से कहीं ज्यादा थे। डूसेंट के कंकाल को लेने के लिए आने का मुख्य कारण जियाओही जियान और कैलिन के लिए कुछ साधना संसाधन प्राप्त करना था। अध्याय 152 जुनर का परिवर्तन। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और अभी भी बहुत युवा है। मुझे आश्चर्य है कि किस शक्तिशाली शक्ति ने इस तरह के विलक्षण व्यक्ति को जन्म दिया। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वह डू वेनेरेट क्लास के अंतिम चरण में होगा। वह किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला छोड़ रहा है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जैसे ही गूफी ने कंकाल से प्राचीन डूसंत की चेतना के बचे हुए निशान को परिष्कृत करने के लिए अपनी स्वर्गीय ज्वाला को छोड़ा, कुछ खजाने की खोज करने वालों ने देखा और वे बहुत हैरान हुए। उनके चारों ओर अराजकता के बावजूद किसी ने गूफी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे मूर्ख नहीं थे। खजाने की तलाश का मतलब यह नहीं था कि वे अपना जीवन बर्बाद करने को तैयार थे। इकट्ठा करो। कुछ क्षणों के बाद गूफी ने आखिरकार डूसंत के कंकाल के भीतर चेतना के निशान को नष्ट कर दिया। बिना किसी प्रतिरोध के उसने अवशेषों को अपनी स्टोरेज रिंग में संग्रहित कर लिया। कंकाल को सुरक्षित करने के बाद गूफी ने अब ग्रैंड हॉल में दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और शांति से बाहर निकलकर जियोई जियान और अन्य लोगों से मिलने चली गई। गूफी, तुमने कोई खजाना क्यों नहीं लिया और इसके बजाय एक लाश पकड़ ली? जियान, जो हॉल में स्थिति को देख रहा था, ने आश्चर्य से पूछा। ये कंकाल असली खजाना है। एक बार जब मैं इसे परिष्कृत कर लूंगा तो मैं तुम्हें और खाने को दूंगा। उफ, बिल्कुल नहीं, मैं लाश नहीं खाना चाहता। जियाओ यी जियान, देखो, गूफी वास्तव में चाहता है कि मैं वह चीज़ खाऊं। जियान ने गलतफहमी में सोचा कि गूफी का इरादा उसे पुरानी हड्डियों को चबाने का था, जिससे वह कांप उठी और छिप गई। हे, चलो चलते हैं, यहाँ अब कुछ भी लेने लायक नहीं है। जियान के डर को देखकर गूफी ने ठहाका लगाया और फिर समूह को प्राचीन खंडहरों से बाहर ले गया। जानवर क्षेत्र के किनारे पर एक गुफा के अंदर गूफी ने वह कंकाल निकाला जो उसने पहले प्राप्त किया था। इसमें हड्डियों की तरह कोई खुरदरी बनावट नहीं थी, इसके बजाय ये सबसे उत्तम जैद जैसा महसूस हुआ, चिकना और ठंडा, जो असाधारण रूप से सुखद अनुभूति देता था। आह गूफी, तुम वास्तव में नहीं जा रहे हो। ये देखकर जियान एक बार फिर जियाओ ही जियान के पीछे छिप गया। जियान, गूफी तुम्हें हड्डियां नहीं खाने देगा। यह एक डूसंत का कंकाल है। भले ही यह सिर्फ अवशेष है, फिर भी इसमें काफ़ी ऊर्जा है। गूफी शायद इसके भीतर के सार को परिष्कृत करने का इरादा रखता है। जियान के बगल में खड़े एल्डर जूली ने मुस्कुराते हुए समझाया। एल्डर जूली सही कह रहे हैं। जियाओ यी जियान, जियान यू को और दूर ले जाओ। गूफी ने कंकाल को ढकने के लिए अपनी स्वर्गीय ज्वाला छोड़ने से पहले निर्देश दिए।
जैसे ही स्वर्गीय ज्वाला ने कंकाल को अपने आगोश में ले लिया, गुफा के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया और हवा जल्दी ही शुष्क हो गई। स्वर्गीय ज्वाला ने कंकाल को जलाना जारी रखा, जो धीरे धीरे जैद सफ़ेद हो गया, जो उत्तम जैद के टुकड़े जैसा था। आखिरकार जैद सफ़ेद रंग फीका पड़ने लगा और उसकी जगह गहरे गहरे सुनहरे रंग ने ले ली। गूफी समझ गया कि यह ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की खेती के लिए महत्वपूर्ण कदम था। सिजल, बिना किसी हिचकिचाहट के गूफी ने अपनी उंगली को तरल में बढ़ाया। अचानक बदलाव हुआ, तरल हिंसक रूप से ऐंठने लगा, फिर गूफी की उंगली के चारों ओर कसकर लिपट गया, जल्दी से उसके पूरे हाथ को ढक दिया। हिस, गहरे सुनहरे रंग का तरल उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गया और दर्द की एक लहर उसके अंदर से गुजरी। तरल के प्रभाव में उसका हाथ अजीब तरह से हिलने लगा, साथ ही हड्डियों के पीसने की हल्की आवाज़ भी आने लगी। प्रिय गूफी, ये देखकर कैलिन और किंगलिन घबरा गए, उन्हें डर था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं ठीक हूँ, गूफी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी शारीरिक शक्ति शाही वंश के साथ एक देर से चरण के जादुई जानवर के बराबर थी, जो एल्दरजूली से कम नहीं थी, जिसके पास अर्धसंत साधना थी। वह इस स्तर के संयम को सहन कर सकता था। TLN इसे पहले विशेषताओं के पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन कभी समझाया नहीं गया। जादुई जानवर रॉयल वंश ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की मदद से बनता है, इसलिए यह मजबूत है। अब हम पुष्टि कर सकते हैं कि जब वह गो कबीले में प्रशिक्षण ले रहा था, तब उसने अपने शरीर को उन्नत करने के लिए अंकों का उपयोग किया था। थोड़ी देर में तीव्र दर्द अचानक बंद हो गया और गहरा सुनहरा तरल उसके हाथ में समा गया, जो जल्दी से गायब हो गया। इसके तुरंत बाद गूफी की चेतना एक अजीब जगह में प्रवेश कर गई। इस शून्य के भीतर एक निश्चित स्थान पर एक आकृति अपने हाथों को पीछे की ओर करके खड़ी थी। गूफी ने महसूस किया कि यह डू संत झाओ हुआ द्वारा डू तकनीक में पीछे छोड़ी गई चेतना का एक टुकड़ा था। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक निम्न स्तरीय हेवन रैंक डू तकनीक, सैकड़ों डू तकनीकों के सम्मिलन के माध्यम से मेरे द्वारा बनाई गई थी। ये तकनीक सृजन की अवधारणा पर जोर देती है, जिसमें हथेली का उपयोग करके स्वर्ग को चकनाचूर कर दिया जाता है और हर चीज़ को पूरी ताकत से कुचल दिया जाता है। आकृति ने शांत, कथात्मक लहजे में बात की। अगर तुमने मेरी हड्डियों में छिपे रहस्य को खोज लिया है, तो इसका मतलब है कि हम किस्मत वाले हैं। याद रखो, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए तुम्हें एक ऐसे हाथ का उपयोग करना चाहिए जो कठोर हो, अन्यथा ये तुम्हारे लिए उल्टा पड़ जाएगा। जैसे ही शांत आवाज़ गूंजी, आकृति ने एक हल्की चमक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था, जिससे भीतर स्पष्ट मेरिडियन मार्ग प्रकट हो रहे थे। इन मेरिडियन में एक गहरी सुनहरी ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हो रही थी। तो ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की खेती के लिए मेरिडियन मार्ग है। ये देखकर गूफी ने ध्यान केंद्रित किया, आकृति के भीतर ऊर्जा प्रवाह को याद करते हुए। जैसे ही मेरिडियन मार्ग फीके पड़ गए, आकृति की चमक भी गायब हो गई। अचानक उसके हाथ पर गहरी सुनहरी रोशनी तेज हो गई और उसने शून्य की ओर एक शक्तिशाली हथेली से वार किया। बूम! एक हथेली के वार से एक भयानक ऊर्जा तूफान भड़क उठा और आकृति की हथेली के नीचे एक विशाल काला प्रभामंडल बन गया। प्रभामंडल तेजी से फैल गया, जिससे आसपास का स्थान टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे सैकड़ों डू तकनीकों को मिलाकर बनाया गया है। इस तरह की हथेली की मार वास्तव में निम्न स्तरीय स्वर्ग श्रेणी तकनीकों में शीर्ष स्तर की है। महान स्वर्ग निर्माण हथेली में महारत हासिल करने के बाद गूफी इस तकनीक को बनाने वाले प्राचीन डू संत के लिए कुछ प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी चेतना फिर वास्तविकता में लौट आई। उस दृश्य के बाद ऐसा लगा कि उसके हाथ के भीतर कुछ छिपी हुई मेरिडियन खुल गई थी, जिससे एक अनोखी और रहस्यमय परिसंचरण प्रणाली बन गई थी। ऐसा लगता है कि गूफी को इस कंकाल से कुछ विरासत मिली है। बधाई हो! एल्दरजूली ने बदलावों को देखते हुए गूफी को बधाई दी, उनकी गहरी अंतर्दृष्टि से प्रभावित हुए। ये सिर्फ एक निम्न स्तरीय स्वर्ग श्रेणी डू तकनीक है, कुछ भी असाधारण नहीं है। गूफी बहुत उत्साहित नहीं था। अपने प्राचीन कबीले की पृष्ठभूमि को देखते हुए स्वर्ग श्रेणी डू तकनीक उसके लिए विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी, उसने बस लड़ने का एक और तरीका हासिल कर लिया था। इसके बाद गूफी ने समूह को 20 क्षेत्र से बाहर निकाला और गू दायरे में वापस अपनी यात्रा शुरू की। एक महीने बाद वे गू दायरे में वापस आ गए, लेकिन इस बार उनके साथ एक अतिरिक्त सदस्य था, ईस्ट ड्रैगन द्वीप के एल्दरजूली। गू दायरे ने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। एक काले युद्धपोत पर एल्दरजूली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। अपने विशाल अनुभव के बावजूद गू दायरे को देखकर वे विस्मय में पड़ गए। गूफी, तुम आखिरकार वापस आ गए। युद्धपोत के बाहर पहाड़ों से अचानक एक स्पष्ट अलौकिक आवाज़ गूंजी। जल्द ही एक सुंदर आकृति बादलों पर कदम रखते हुए, उसकी पोशाक स्वर्ग से उतरते हुए अमर की तरह लहरा रही थी। वह धीरे धीरे युद्धपोत के किनारे पर तैरती हुई गई, जहां गूफी और अन्य लोग खड़े थे। इस समय जुनर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था।
हर मुस्कान और हाव भाव में एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था, जिसमें पिछली विनम्रता का कोई निशान नहीं था। अध्याय 153। अगर हमने तलाक नहीं लिया होता तो अब तक मेरा बच्चा हो चुका होता। आसमान में जुन एर एक बादल पर खड़ी थी, न केवल अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही थी, बल्कि सभी को यह भी स्पष्ट कर रही थी कि वह अब एक वास्तविक पूर्वज शक्ति है। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो गूफी से शादी से पहले था, अलौकिक और शांत। नीचे गू कबीले के कई युवा सदस्य जुन एर की शानदार उपस्थिति और अलौकिक व्यवहार से मोहित हो गए। काले युद्धपोत पर जुन एर की उपस्थिति के कारण अन्य महिलाएं थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं। NOWELL-BE-JAN.C गूफी की पूर्व पत्नी पहले से थोड़ी अलग लगती है। उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। वह 1 साल पहले मेरे बराबर ही थी और अब वह पहले से ही एक पूर्वज है। एक गू कबीले की कुलीन महिला के रूप में उसकी साधना प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति ने उससे पहले शादी की, लेकिन अब जब उनके बीच दरार आ गई है तो उसके लिए उसका प्यार वापस जीतना मुश्किल होगा। जियाओ यी जियान और कैलिन के मन में कई विचार थे, भले ही उन्होंने उन्हें आवाज़ नहीं दी। जुन एर के वर्तमान व्यवहार ने गूफी में कुछ यादें जगा दीं, लेकिन बस इतना ही। पिताजी, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? अचानक एक बचकानी आवाज़ ने संक्षिप्त मौन को तोड़ा। जियाओ यी जियान की बाहों में नींद में डूबी हुई जियान यू जुन एर की आवाज़ सुनकर जाग गई, अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें रगड़ रही थी। यूए एर, तुम जाग गई हो। आओ पिताजी तुम्हें पकड़ लें, हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। गूफी ने मुस्कुराते हुए बच्चे को जियाओ यी जियान से लिया। उसका पूरा ध्यान जियान यू पर था, उसने जुनर की तरफ एक और नज़र भी नहीं डाली। हुर्रे बनी, हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। जियान यू ने खुशी से चिल्लाते हुए उस प्यारे से पिल बीस्ट की तरफ हाथ हिलाया, जो समझदारी से उछलकर आया और छोटी बच्ची को चूमने लगा। क्या यह उसकी बच्ची है? वह बहुत प्यारी है। गूफी द्वारा अनदेखा की गई जुनर ने अपनी नज़र छोटी बच्ची पर केंद्रित कर दी। बच्ची की प्यारी शक्ल देखकर जुनर अनजाने में मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही उसके दिल में कड़वाहट की लहर उठ गई। अगर मैं उस समय भाई गूफी से अलग नहीं हुई होती तो क्या अब भी मेरा इतना प्यारा बच्चा होता? जुन एर यादों में खो गई। इस बीच गूफी और उसका समूह युद्धपोत से उतरा और सीधे छोटे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण बाद जब जुन एर ने गूफी की विदा होती हुई आकृति को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी फीकी पड़ गई। जब तक मैं दृढ़ रहूंगी, भाई गूफी मुझे किसी दिन फिर से स्वीकार करेंगे। कम से कम मैं महसूस कर सकती हूं कि अभी मेरी और उनकी नज़र पहले जैसी ठंडी नहीं थी। ... गूफी की छोटी पहाड़ी चोटी पर बहन जियान, बनी, मेरा इंतजार करो। जैसे ही वे पहाड़ पर लौटे, जियान यू नीचे उतरी और खेलने लगी, गोली वाले जानवर का पीछा करते हुए और हंसते हुए। अजीब बात यह है कि जियान भी अपनी उम्र के बावजूद दोनों नन्हे बच्चों के साथ शामिल हो गई। डू सेंट बोन मैरो निकालने का समय आ गया है। गूफी लौटने के कुछ ही समय बाद डू सेंट कंकाल को फिर से बाहर निकाला। फिर उसने अपनी स्वर्गीय ज्वाला को बुलाया और कंकाल को भयंकर लपटों में लपेट दिया। 2 घंटे तक जलने के बाद कंकाल धीरे धीरे भूरा हो गया। गूफी ने लपटों में हाथ डाला और अपनी उंगली से उसे हल्के से थपथपाया। पफ! भूरे कंकाल को छूते ही वह तुरंत भूरे रंग की राख में बदल गया। जैसे ही राख गिरी, गूफी के सामने 10 अंगूठे के आकार की दूधिया सफ़ेद जेल जैसी बूंदें तैरने लगीं। इन छोटी जेल की बूंदों की सतह पर एक जिलेटिनस परत थी, जिसके माध्यम से एक तरल को अंदर बहते हुए देखा जा सकता था। उनसे सूक्ष्म रूप से एक विशाल ऊर्जा निकल रही थी। इसके बाद गूफी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और डू सेंट बोन मैरो की 9 बूंदें अंदर रखीं, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आखिरी बूंद को अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही जेल की बूंद उसके मुंह में गई, वह तुरंत घुल गई और शुद्ध ऊर्जा की एक लहर गूफी के गले से बहकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऊर्जा के इतने बड़े प्रवाह के साथ गूफी ने तुरंत इसे परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद गूफी ने अस्थि मज्जा की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, जिससे उसकी साधना थोड़ी आगे बढ़ गई, जिससे वह 9 सितारा डू वेनेरेट बनने के करीब पहुंच गया। एक अस्थि मज्जा की बूंद 8वीं कक्षा की गोली के बराबर थी, जो साधना को बढ़ा सकती थी, लेकिन एक गोली की तुलना में बहुत कम दुष्प्रभावों के साथ। बड़े झूली, जियान को बुलाओ। गूफी ने डू सेंट अस्थि मज्जा को परिष्कृत करना जारी नहीं रखा, क्योंकि अब इसका उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं था। हालांकि निचले स्तर के डू वेनेरेट और उससे नीचे के लोगों के लिए यह एक चमत्कारिक दवा थी। मूल कहानी में नायक को 1 सितारा से 2 सितारा डू वेनेरेट बनने के लिए केवल एक बूंद की आवश्यकता थी। धन्यवाद गूफी। बड़े झूली ने गूफी के इरादे को समझते हुए गहराई से सिर हिलाया। जियान के साथ गो दायरे में जाने का उसका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि वह ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सुरक्षित रूप से अवशोषित कर ले।
लेकिन उसकी वर्तमान कम साधना के साथ सफलता दर बहुत कम थी। उसकी साधना जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये वास्तव में उस हड्डी से आया है। जल्द ही जियान को एल्डर जूली द्वारा लाया गया। उसने गूफी द्वारा उसे दी गई अस्थि मज्जा की बूंद को देखा, फिर जमीन पर बिखरी राख को देखा और अनिच्छुक लग रही थी। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, गूफी ने उसे मजबूर नहीं किया। ये कीमती वस्तु ऐसी थी जिसके लिए अधिकांश लोग भीख मांगते हैं लेकिन कभी प्राप्त नहीं करते। जियान, मुश्किल मत बनो, यह एक दुर्लभ खजाना है, जल्दी करो और इसे ले लो, एल्डर जूली ने उत्सुकता से आग्रह किया। ठीक है, ये सुनकर जियान, हालांकि अभी भी अनिच्छुक थी, जल्दी से आगे बढ़ी और गूफी के पीछे हत्ते हाथ से बूंद छीन ली। मैंने इसे निगल लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके जियान ने एक ही बार में 2 सेंट बोन मैरो की बूंद निगल ली। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि विशाल ऊर्जा उसके शरीर में भरने लगी। ऊर्जा में अचानक उछाल के कारण जियान के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ गया, यहाँ तक कि उसके सिर से भाप भी निकलने लगी। सौभाग्य से एक मजबूत शरीर के साथ प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से होने के कारण जियान अभी के लिए इस ऊर्जा स्नान को सहन कर सकती थी। बैठ जाओ और ध्यान केंद्रित करो। गूफी की आवाज़ जियान के कानों तक पहुंची और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके निर्देशों का पालन किया। जल्द ही उसने अपने शरीर पर एक गर्म हाथ महसूस किया और विशाल ऊर्जा को एक अन्य बल द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा, जो एक व्यवस्थित तरीके से प्रसारित हो रही थी। इस बीच जियान ने देखा कि उसका साधना स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि पीने का पानी। सिर्फ एक दिन में वह शुरुआती चरण 6ठी रैंक से देर से चरण 6ठी रैंक जादुई जानवर तक पहुंच गई और 7वें रैंक जादुई जानवर डू पूर्वज के बराबर तक पहुंचने के संकेत मिले। इस बिंदु पर गूफी ने सहायता करना बंद कर दिया, जिससे जियान को स्वाभाविक रूप से अपने आप आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अध्याय 154, बड़े भाई, मुझे और चाहिए। केवल प्राकृतिक सफलता की अनुमति देकर ही किसी की नींव मजबूत हो सकती है, जबकि गूफी द्वारा जियान की मदद करने से वास्तव में उसकी प्रगति में तेजी आएगी। यह उसके भविष्य के लिए कई छिपे हुए खतरे भी छोड़ देगा। जियान को ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते देख गूफी ने अपना ध्यान कैलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और अन्य लोगों की ओर लगाया। ये तुम्हारे लिए हैं, इन्हें परिष्कृत करने के बाद तुम्हें भी बहुत लाभ होगा। जैसे ही गूफी ने बोलना समाप्त किया, उसने शेष 2 सेंट बोन मैरो छर्रे सभी को वितरित कर दिए। शेर राजा ने गूफी को प्रत्याशा से देखा, घबराहट और चिंता का मिश्रण महसूस किया। क्या मुझे भी एक मिलेगा? हर कोई किसी ऐसे अवसर को प्राप्त करने की उम्मीद करता है जो ताकत में तेजी से सुधार करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से शेर राजा जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी प्रतिभा विशेष रूप से उच्च नहीं है और जो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए 7वें स्थान पर अटका रह सकता है, ऐसे अवसर और भी अधिक कीमती हैं। क्या तुम्हें चिंता है कि तुम्हें एक नहीं मिलेगा? कैलिन की आवाज़ अचानक शेर राजा के कान में फुसफुसाई। एक साथ ही जादुई जानवर होने के नाते कैलिन शेर राजा की चिंता को आसानी से समझ सकती थी। तुम काफ़ी समय से मेरे पति का पीछा कर रहे हो, क्या तुम उनके चरित्र को नहीं जानते? उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें स्नेह से भर गईं और उसने गूफी को देखा। इस समय गूफी उनके पास गया। एक 2 सेंट पैलेट कैलिन के हाथ में उड़ गया और दूसरा शेर राजा के सामने तैर गया। क्या ये वास्तव में मेरे लिए है? शेर राजा को इस पर यकीन नहीं हुआ। बेशक, आगे बढ़ो और इसे परिष्कृत करो, गूफी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धन्यवाद मास्टर, शेर राजा बहुत खुश हुआ। गूफी को धन्यवाद देने के बाद उसने तुरंत 2 सेंट पैलेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। न केवल शेर राजा बल्कि आदरणीय तियानहुओ को भी एक हिस्सा मिला। युवा जियान यू और हाफ सेंट जूली को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों ने एक 2 सेंट पैलेट प्राप्त किया और तुरंत इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अचानक ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और एक मजबूत आभा पहाड़ की चोटी पर फैल गई, जिससे कुछ पेड़ों की शाखाएं टूट गईं। जियान ने सफलता प्राप्त की। ये गड़बड़ी जियान की सफलता से आई थी। दूसरों को प्रभावित करने से बचने के लिए गूफी ने जल्दी से ऊर्जा तरंगों को अलग कर दिया। अपनी सफलता प्राप्त करने के बाद जियान की बढ़ती आभा धीरे धीरे कम हो गई और वह शांत अवस्था में लौट आए। जियान ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत चमक उठी जब उसने अपने सामने गूफी को देखा। बड़े भाई गूफी, क्या उस 2 सेंट बोन मैरो पैलेट में से कुछ और है? तुम्हें पता है, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। जियान गूफी के पास भागा और उसके सामान में से खेल खेल में खोजबीन करने लगा। गूफी ने धीरे से उसका छोटा सिर दबाया और कहा, क्या उस चीज़ का स्वाद भी है? मैं तुम्हारा बुलबुला नहीं फोड़ूंगा। जाहिर है, ये सफलता की भावना थी जिसने जियान को मोहित कर लिया था। अगर स्वाद की बात करें तो चीनी की गोली भी उससे कहीं बेहतर है। जियान ये सुनकर शर्म से मुस्कुराए। कुछ क्षण पहले उसे मृत व्यक्ति की हड्डियों से परिष्कृत की गई किसी चीज़ से बहुत घृणा हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल गई थी।
मैं तुम्हें एक और दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, जबकि यह चीज़ तुम्हारी ताकत को तेज़ी से बढ़ा सकती है, तुम इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं हो सकते। अन्यथा तुम्हारी नींव अस्थिर हो जाएगी और भविष्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गूफी ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, 3 उंगलियां उठाकर वादा किया कि वह निर्भर नहीं होगी। तभी गूफी ने जियान को दूसरी गोली दी और वह खुशी खुशी उसे परिष्कृत करने चली गई। जियान के बाद कैलिन ने परिष्कृत करने की प्रक्रिया को पूरा किया। अपनी स्वाभाविक रूप से मजबूत काया और पहले से ही काफ़ी ताकत के साथ उसने गोली को जल्दी से परिष्कृत किया और महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। कैलिन के बाद जियाओ यिजियान, किंग लिन और अन्य भी एक के बाद एक जाग उठे। प्रत्येक ने प्रगति के विभिन्न स्तर हासिल किए, जिसमें किंग लिन ने सबसे अधिक उल्लेखनीय सुधार दिखाया। समूह में उसकी ताकत सबसे कमज़ोर थी, इसलिए उसने गोली से सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। अब गूफेई का अनुसरण करने वाली छोटी लड़की डू पूर्वज स्तर पर पहुंच गई थी। डू सेंट की शक्ति वास्तव में भयानक है। काश हम उन बोन मैरो गोलियों को और पा पाते, शेर राजा ने उठते ही सोचा, लेकिन वह संतुष्ट था। गूफेई से एक गोली भी मिलना पहले से ही एक बहुत बड़ा उपहार था। जितनी जल्दी आप डू सेंट की शक्ति के संपर्क में आएंगे, उतना ही आप सभी को फायदा होगा, गूफेई ने सभी से कहा। इसके बाद वे सभी जियान को देखने के लिए मुड़े, क्योंकि उसने अपनी दूसरी डूसेंट बोन मैरो गोली को अवशोषित किया। पहली बार के अनुभव के साथ जियान को दूसरी गोली को अवशोषित करना बहुत आसान लगा। कुछ ही घंटों के बाद, कई सफलताओं के बाद उसकी आभा स्थिर हो गई। पहले उसने 7वीं रैंक को तोड़ दिया था और अब वह 7वीं रैंक के अंतिम चरण में थी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। जियान ने एक ही बार में कई वर्षों की प्रगति प्राप्त कर ली है। एल्डर जूली ने बगल से कहा। वह भी सच्चे डूसेंट क्षेत्र में कदम रखना चाहता था और इसकी शक्ति का अनुभव करना चाहता था। सभी की चौकस निगाहों के नीचे जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गहरी सांस छोड़ी। हाँ, आप सभी ने शोधन समाप्त कर लिया है और अब आप मुझे घूर रहे हैं। क्या मैंने कुछ अजीब किया है? जियान ने खुद को देखा, सोच रही थी कि क्या कुछ गड़बड़ है। NOWELL-BE-IN.C हर कोई सोचता है कि तुम प्यारी हो और दूर नहीं देख सकती, गूफी ने उसे चिढ़ाया और जियान ने शर्मीली होने का नाटक किया। ठीक है, अब जब तुम्हारी ताकत ने महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है, तो ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने का समय आ गया है, गूफी ने गंभीर स्वर में कहा। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल जियान के जीवन में सबसे बड़ा अवसर होगा और कोई भी एक पल के लिए भी अपनी सुरक्षा में ढील नहीं दे सकता। जियान ने भी इसे समझा और एक अभूतपूर्व गंभीर भाव प्रदर्शित किया। जियान एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति की तरह लगता है, किंग लिन ने खुद से फुसफुसाया। जियान ज्यादातर समय बेपरवाह रहती है, लेकिन जब जरूरत होती है तो वह बहुत परिपक्व भी होती है, कैलिन ने धीरे से जवाब दिया। बड़ी झूली, गूफेई ने झूली की तरफ देखा। झूली ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या फल को परिष्कृत करने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। गूफेई के दृढ़ संकल्प को देखकर झूली ने अब बहस करना बंद कर दिया। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान स्थिति भयावह थी और उन्हें तत्काल एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को प्रकट करते हुए। जियान, प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का उत्थान और पतन तुम्हारे कंधों पर टिका है, सावधान रहो। जियान ने दृढ़ता से सिर हिलाया और ड्रैगन फीनिक्स मूल फल लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने इसे छुआ, फल तुरंत बैंगनी और सुनहरे रंग के तरल में बदल गया, जो उसके शरीर में बह रहा था। उसी समय जियान के भीतर एक भयानक ऊर्जा उमड़ने लगी, जो उसके शरीर में तबाही मचा रही थी, उसे बहुत दर्द दे रही थी और धीरे धीरे उसके मांस और खून में विलीन हो रही थी। अपना दिमाग साफ करो, ध्यान लगाओ और बस ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित करो, गूफी ने उसे याद दिलाया। बाकी सभी ने अपनी सांस रोक ली। जियान को जरा भी परेशान करने की हिम्मत नहीं की। जियान ने अपने सारे प्रयास ऊर्जा के प्रभाव का विरोध करने पर केंद्रित कर दिए। एक बार जब यह थोड़ा शांत हो गया, तो उसने तुरंत इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही जियान ने थोड़ा अवशोषित किया, उसकी पहले से स्थिर आभा फिर से उतार चढ़ाव करने लगी, यहाँ तक कि उसे 8वें रैंक की ओर धकेल दिया। ये देखकर झूली बहुत खुश हुई। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति समृद्धि के एक नए युग की कगार पर। हमारा कबीला डूक्यूई महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली जादुई जानवर जनजाति का खिताब बरकरार रखेगा। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीला वर्षों से उथल पुथल में था, लेकिन अब जब शाही वंश फिर से प्रकट हुआ था और ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अवशोषित कर रहा था, तो यह उनकी आशा थी। शायद भविष्य में जियान की उपलब्धियां पुराने ड्रैगन सम्राट की उपलब्धियों को भी पार कर जाएं। अध्याय 155, जुनर से शादी करने की कोशिश। उम्मीद है सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। आशावादी झूली के विपरीत गूफी, जो पहले आश्वस्त था, अब थोड़ा उदास हो गया। इस समय उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की।
उसने समझा कि ड्रैगन फीनिक्स मूल फल में निहित ऊर्जा भयानक थी, एक 4 सितारा डूसंत की पूरी डुक्यूई के बराबर। इसे अवशोषित करना जियान के लिए आसान नहीं होगा। वर्तमान में जियान केवल सबसे बाहरी परत को अवशोषित कर रहा था। निश्चित रूप से ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अतिप्रवाहित ऊर्जा न केवल कम होने में विफल रही बल्कि फिर से फट गई। बूम! जियान के शरीर के भीतर से एक दबी हुई आवाज के साथ उसका पूरा अस्तित्व बैंगनी और सुनहरे रंग की ऊर्जा में लिपटा हुआ था। वास्तव में यह ऊर्जा पहले से ही तरलीकृत हो चुकी थी, रिस कर जियान के मांस के बीच बह रही थी। उसका शरीर अब इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को झेल नहीं सकता था, जिससे अतिप्रवाह हो गया। अतिप्रवाहित ऊर्जा क्रिस्टलीकृत हो रही है। किंगलिन ने अचानक आश्चर्य से कहा। उसे लगा कि जियान की बांह पहले से ही ठोस होने लगी है। अगर वह समय रहते ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाती है तो वह एम्ब में एक कीट की तरह इसके भीतर बंद हो जाएगी। गूफी की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। जियान के चेहरे पर भावों के बीच चमक आ गई और एक बार मुस्कुराने वाली लड़की में अब दर्द के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके भीतर उमड़ती ऊर्जा लगभग उसके शरीर को चीर रही थी। अतीत में ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे केवल 2 बार सफलतापूर्वक अवशोषित किया गया है। TLN, और आपने फल को परिष्कृत करने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने के बारे में नहीं सोचा। जूली ने चिंता से भरकर गहरी भौहें सिकोड़ीं। इस चीज को अवशोषित करने की सफलता दर इतनी कम है। ये सुनकर कैलिन ने चौंक कर जूली को देखा, फिर जियान की ओर मुड़ी। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उन 2 मौकों में से एक वह था जब स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले ने इसे प्राप्त किया, ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सफलतापूर्वक अवशोषित किया और एक सुपर मजबूत व्यक्ति को जन्म दिया। उस समय के दौरान हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले को उनके द्वारा दबा दिया गया था। हालांकि कुछ 100 साल बाद हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले ने भी ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। हमारे कबीले के पूर्ववर्ती ने इसे सफलतापूर्वक अवशोषित किया, इस प्रकार ऊपरी हाथ हासिल किया। दुर्भाग्य से 2 कुलों के बीच हुए खूनी युद्ध में 2 सुपर ब्लडलाइन व्यक्ति एक साथ मारे गए। प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के इतिहास के अभिलेखों पर विचार करते हुए जूली को खुद पर संदेह होने लगा। उसने अपने सामने पीड़ित जियान को देखा और उसे ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को अब अवशोषित करने की अनुमति देने पर पछतावा किया। शायद उसके लिए इस तरह के खजाने को संभालना बहुत जल्दी था। गूफी ने जूली की चिंता को देखा और उसे आश्वस्त किया, बड़े जूली, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि मैंने जियान को ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने की हिम्मत दी है, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इसके साथ ही गूफी तुरंत जियान के पीछे क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिए। उसकी अलग अलग लपटें दिखाई दी, जियान को घेर लिया। उसकी लपटें ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, सी हॉट फ्लेम, फॉलन हॉट फ्लेम और 30,000 बर्निंग फ्लेम का एक सम्मिलन क्रिस्टलीकृत ड्रैगन फीनिक्स ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। उसके मौजूद होने पर इस बात का डर नहीं था कि जियान क्रिस्टलीकृत ऊर्जा से घिर जाएगी, नहीं इस बात की चिंता करने की जरूरत थी कि अतिरिक्त ऊर्जा के कारण वह फट जाएगी। वह जियान की रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। गूफेई ने अपनी आत्मा शक्ति का विस्तार किया, ध्यान से ध्यान केंद्रित किया और लपटों के तापमान को सटीकता से नियंत्रित किया। उसने सुनिश्चित किया कि तापमान जियान को नुकसान न पहुंचाए, जबकि पहले से ही जमी हुई ड्रैगन फीनिक्स ऊर्जा को परिष्कृत करने में उसकी सहायता की। इसके लिए लपटों पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी और यहां तक कि गूफी को भी इसकी आवश्यकता थी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए। गूफी की मदद से क्रिस्टलीकृत ऊर्जा फिर से तरलीकृत हो जाएगी और सही समय पर जियान के शरीर में वापस आ जाएगी, उसके मांस में फिर से एकीकृत हो जाएगी। जियान को ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करने की प्रक्रिया के दौरान इसका कुछ हिस्सा स्वाभाविक रूप से लपटों द्वारा परिष्कृत हो गया और गूफी द्वारा अवशोषित हो गया। गूफी का जियान के अवसर को चुराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। अगर यह सब जियान के शरीर में ही रहा तो यह उसे केवल अत्यधिक दर्द देगा। इसका एक हिस्सा अवशोषित करने से जियान को कोई नुकसान नहीं होगा और उसका बोझ हल्का हो जाएगा। इसके अलावा उसके लिए ड्रैगन फीनिक्स स्रोत फल की ऊर्जा भी एक मूल्यवान अवसर थी। बड़े भाई की मदद से जियान का रंग अब बहुत बेहतर लग रहा है। किंगलिन जियान के बारे में चिंतित था। माँ, क्या बहन जियान ठीक हो जाएगी? जियान यू, जो जियाओ यी जियान की बाहों में लेटी थी, बातचीत सुनने के बाद जियान के बारे में भी चिंतित थी। चिंता मत करो, जियान ठीक हो जाएगा। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे पिता मदद कर रहे हैं? अपने पिता के साथ कोई भी परेशानी हल हो सकती है। जियाओ यी जियान ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसके सिर को धीरे से थपथपाया। इस समय ड्रैगन फीनिक्स मूल फल की भयानक और शुद्ध ऊर्जा गूफेई के पहाड़ पर उमड़ती रही। हम प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की आभा नहीं, प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स भी है। गू पवित्र पर्वत श्रृंखला के भीतर एक महल में काले जलमग्न राजा गूली ने ऊर्जा को महसूस किया और तुरंत इसके स्रोत का पता लगाया,
ये पता लगाया कि यह उसके पोते के पहाड़ से आ रही थी। वह जानता था कि गूफी का प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति से एक दोस्त है, और कुछ जिज्ञासा के साथ गूली पहाड़ के पास गया और उसने गूफी को ड्रैगन फीनिक्स मूलफल को परिष्कृत करने में जियान की मदद करते देखा। क्या शुद्ध ऊर्जा! यह एक अविश्वसनीय अवसर है। नोव एल बी JNN। गूली ने जियान को देखा। भले ही वह अपने कद का व्यक्ति हो, वह उसके भीतर की भयानक ऊर्जा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में, और यह जादुई जानवर कुलों के लिए एक अनूठा अवसर है। अचानक गूली के बगल में एक आवाज़ गूंजी, जैसे एक तैरती हुई आकृति दिखाई दी। ये गू युआन था, जिसने भी विसंगति को महसूस किया था और जांच करने आया था। ये छोटी लड़की असाधारण उपलब्धियों के लिए बाध्य है। गूफी के साथ उसका घनिष्ठ संबंध भी हमारे गू कबीले के लिए एक आशीर्वाद है। गूली मुस्कुराया और सिर हिलाया। ... गूफी के पहाड़ पर वापस उसकी सहायता के साथ भी शोधन प्रक्रिया में अभी भी बहुत समय लगा। गूफी की क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए भी विशुद्ध ऊर्जा की खपत भारी थी। सौभाग्य से गूफी के पास कई रिकवरी गोलियां थीं। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपनी ज्वाला को बनाए रखने के लिए लगातार गोलियां लीं। पूरी प्रक्रिया 1 महीने से ज्यादा समय तक चली। उसके बाद जियान के शरीर में बढ़ती ऊर्जा आखिरकार स्थिर हुई। गूफी का बोझ काफी कम हो गया और जियान की सहायता करने के 1 महीने के दौरान उसने काफी कुछ हासिल भी किया। उसे लगा कि वह 9 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। अगर वह चाहे तो वह तुरंत उस दहलीज को पार भी कर सकता है। क्या ये खत्म हो गया? जूली ने देखा कि गूफी की अभिव्यक्ति अब उतनी तनावपूर्ण नहीं थी और जियान की आभा काफी शांत हो गई थी, इसलिए उसने पूछा। जियान को पूरी तरह से जागने से पहले अभी भी कुछ समय चाहिए, लेकिन अब कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। गूफी ने गहरी सांस छोड़ी। अचानक उसे चक्कर आने लगा। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत तनाव में था, और वह न केवल डूक्यूई के मामले में बल्कि मानसिक ऊर्जा के मामले में भी थका हुआ था। जबकि डूक्यूई को गोलियों से तृप्त किया जा सकता था, उसकी आत्मा को प्राकृतिक आराम की आवश्यकता थी। इस बीच गूल दायरे में लेई कबीले से एक प्रतिनिधिमंडल आया। लेई कबीले ने 7 सदस्यों को भेजा, जिनमें 2 बुजुर्ग शामिल थे जिनकी ताकत दूसंत स्तर तक पहुंच गई थी। अन्य 5 युवा लोग थे। युवा समूह के नेता का नाम लेई डोंग था। हालांकि वह केवल 30 साल का था, लेकिन उसकी साधना पहले ही अर्धसंत स्तर तक पहुंच चुकी थी। निस्संदेह वह अपने साथियों से कहीं बेहतर था। लेई कबीले के आने का उद्देश्य सरल था, शादी का प्रस्ताव रखना। वे चाहते थे कि लेई डोंग गू कबीले के नेता की बेटी जुनर से शादी करे। अध्याय 156 जुनर की श्रेष्ठता की भावना। गू कबीले में एक सुरम्य पर्वत के ऊपर। ये पर्वत गू कबीले के लिए अतिथि आवास क्षेत्र के रूप में कार्य करता था। पहाड़ के केंद्र में एक मंडप में चांदी के वस्त्र पहने युवकों के एक समूह ने कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। चांदी के वस्त्र पहने ये युवक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सूरज की रोशनी में चमकते हुए चांदी के वस्त्र आकाश में चमकती बिजली की तरह लग रहे थे, जो सूक्ष्म रूप से एक भयानक गड़गड़ाहट ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, बिना क्रोध के अधिकार की आभा बिखेर रहे थे। ये सभी युवक लेई कबीले से थे। गड़गड़ाहट का गुण डूक्यूई वास्तव में दबंग है। वास्तव में वाइकिंग यांग भी उस लेई डोंग से हार गए थे। क्या लेई कबीला वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गया है? मुख्य हॉल में गू कबीले के कई युवा सदस्य चर्चा में व्यस्त थे। उनके दिल लेई कबीले के इन युवाओं के प्रति विस्मय से भरे हुए थे, खास तौर पर अपने नेता के प्रति। उनकी आंखों में प्रशंसा का एक संकेत भी था, एक मजबूत व्यक्ति के प्रति एक स्वाभाविक भावना। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेई कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे प्रमुख था, लेई डोंग। भाई लेई डोंग, ये गू कबीला प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन उनकी युवा पीढ़ी इतनी प्रभावशाली नहीं है। हाँ, 8 प्राचीन कुलों में भाई लेई डोंग की तुलना कौन कर सकता है? सभी प्राचीन कुलों में भी भाई लेई डोंग शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। गू कबीला, हुन कबीला, वे सभी एक दिन भाई लेई डोंग द्वारा पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम गू कबीले में मेहमान हैं। इस तरह सच बोलना हमें असभ्य लग सकता है। लेई डोंग नाम का आदमी बोला, और उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह गू कबीले की युवा पीढ़ी को खतरा नहीं मानता था। तुम? लेई डोंग की बातें सुनकर गू कबीले के कुछ युवा गुस्से से लाल हो गए, लेकिन फिर ये याद करते हुए कि उनकी अपनी प्रतिभा वास्तव में तुलना में फीकी है, उन्होंने सोचा कि क्या वे वास्तव में इस अपमान के लायक थे। लेई डोंग के समर्थन के साथ अन्य लेई कबीले के शिष्य गू कबीले के युवाओं के प्रति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए। मैंने सुना है कि गू कबीले में सबसे मजबूत वह गूफी है, जो कभी लेडी जुनर का पति था। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना मजबूत है। क्या आपको पूछने की जरूरत है? भाई लेई डोंग उस गूफी से सिर्फ एक उंगली से निपट सकता है। एक उंगली बहुत ज्यादा है। भाई लेई डोंग एक अर्धसंत है। अर्धसंत से नीचे की कोई भी चीज एक ही विचार से बुझ जाती है। जबकि उसके आसपास लेई कबीले के शिष्य गूफी को अपमानित कर रहे थे,
लेई डोंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं, उसकी अभिव्यक्ति में कुछ नाराजगी दिख रही थी। गूफी, उसने चुपचाप अपने आप से नाम बुदबुदाया, उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार का मिश्रण था, लेकिन साथ ही थोड़ी ईर्ष्या भी थी। वह जानता था कि गूफी जुनर का पूर्व पति था, उसका पहला पति। सब कुछ होने के बावजूद उनके बीच अभी भी शादी का बंधन था और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें। ये सोचकर लेई डोंग की नज़रें ठंडी हो गईं, हालांकि उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। सौभाग्य से उसे पता चल गया था कि भले ही जुनर शादीशुदा थी, लेकिन वह पवित्र थी। लेई डोंग को एक बार जुनर की नज़र से मिलने का सौभाग्य मिला था। उसकी स्पष्ट, चमकदार आंखें, साथ ही उसकी अद्भुत सुंदरता, जिसकी तुलना में दुनिया नीरस लग सकती थी, ने उसे गहराई से मोहित कर दिया। इसलिए भले ही जुनर की एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वह जुनर के साथ रह सकता था, वह काफ़ी था। जुनर, मैंने सुना है कि लेई डोंग तुम्हारे लिए पागल है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सिर्फ 30 साल की उम्र में एक अर्धसंत के स्तर तक पहुंचना और लेई कबीले के नेतृत्व का उत्तराधिकारी होना, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम भविष्य के कबीले के नेता की पत्नी बनोगी। लेई कबीले के नेता की पत्नी, यह बहुत सम्मान की बात है। जुन एर ने लेई कबीले के दूतों के आगमन के बारे में भी सुना था और उनके उद्देश्य से अवगत थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अभी हाल ही में उसने कबीले की कुछ महिलाओं को उसके प्रति ईर्ष्या व्यक्त करते हुए सुना, लेकिन जुन एर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वास्तव में 30 साल की उम्र में अर्धसंत स्तर तक पहुंचना पहले से ही एक असाधारण प्रतिभा है, लेकिन जुन एर की नज़र में ये प्रतिभा गूफी की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं थी। उम्र का परिवर्तनीय अंतर है, चाहे लेई डोंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वह पहले से ही 30 का हो चुका है। लेकिन गूफी इस साल केवल 22 वर्ष का था, जिससे लेई डोंग उससे 8 साल बड़ा हो गया। इतने महत्वपूर्ण उम्र के अंतर के परिणामस्वरूप केवल इतना अंतर होने के लिए जुन एर का मानना था कि गूफी की प्रतिभा के साथ लेई डोंग की उम्र में उसकी उपलब्धियां कहीं आगे निकल जाएंगी उसका। शायद इसमें इतना समय भी नहीं लगेगा। जब मैं एकांत में गया तो वह पहले से ही 4 सितारा डू वेनेरेट था। अब जब मैं डू पूर्वज स्तर पर पहुंच गया हूं तो मुझे लगता है कि वह और भी अधिक शक्तिशाली होगा। अनजाने में जुनर ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसका दिल गूफी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था। बेशक इस बार लेई डोंग के प्रस्ताव ने जुनर में थोड़ी श्रेष्ठता की भावना जगाए। आपके पास आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट लोग हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। लेई कबीले के लोग थोड़े बहुत अहंकारी हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कबीले के बुजुर्गों को उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी इन प्रतियोगिताओं में हार रही है ना? हम वास्तव में उनके जितने कुशल नहीं हैं। गू किंगयान के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी, जबकि उसके बगल में गू याओ और गू जेन भी उतने ही अव्यवस्थित दिख रहे थे। जब लेई कबीले के शिष्य कभी कभी गुजरते थे तो वे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा हुआ कि जब लेई कबीले की युवा पीढ़ी पहली बार गू कबीले में पहुंची तो उन्होंने तुरंत गू कबीले के युवाओं को चुनौती दी, ये दावा करते हुए कि उनके पास यहाँ कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गू कबीले के युवा भी सभी प्रतिभाशाली थे और यह उनका घरेलू मैदान था, वे इस तरह का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए बड़ी संख्या में गू कबीले के युवा लेई कबीले के शिष्यों के साथ मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़े। गू याओ और गू किंगयांग जैसी शीर्ष प्रतिभाएं भी यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल हुईं कि गू कबीले का सम्मान न गिरे। सबसे पहले द्वंद्वयुद्ध में दोनों पक्षों के साधारण कबीले के शिष्य शामिल थे। दोनों पक्षों की जीत और हार के साथ एक गहन और प्रतिस्पर्धी माहौल बना। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक लेई डोंग ने कदम नहीं उठाया, और फिर सब खत्म हो गया। लेई डोंग एक अर्धसंत की शक्ति के साथ नीचे उतरे और गू कबीले के युवा कुलीनों को पूरी तरह से हरा दिया। आखिरकार एक संत की उपाधि धारण करने वाला एक पूरी तरह से अलग स्तर का था। डू वेनेरेट शिष्यों में से किसी के पास कोई मौका नहीं था। ये देखते हुए कि कबीले के शिष्यों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, गू किंगयांग, जो सबसे मजबूत मौजूद था, के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, एक अर्धसंत के खिलाफ गू किंगयांग के पास कोई मौका नहीं था और वह बुरी तरह से हार गया। अगर तुम भी हार गए तो उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? गू जेन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या हम, गू कबीले की युवा पीढ़ी, वास्तव में लेई कबीले के शिष्यों द्वारा पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे? गू याओ ने लेई डोंग की ओर देखा, जो जयकारे लगा रहा था। उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था। गू किंगयांग की आंखें अनन्य से चमक उठीं, लेकिन एक लंबे क्षण के बाद वे अचानक साफ हो गईं। शायद कोई एक व्यक्ति है जो हमें अपना सम्मान वापस पाने में मदद कर सकता है, गू किंगयांग ने कहा। कौन? गू जेन ने उलझन में पूछा। गूफी। जब उन्होंने ये नाम सुना तो सभी को अचानक समझ आ गया। NOWELL-BEACOM। गूफी को आमतौर पर दिखावा करना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी ताकत जगजाहिर थी।
आखिरकार उसने गू किंग यांग को हराकर 7वां कमांडर बन गया था। बाद में उसने ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए भी अपनी चुनौती पेश की। गूफी गू कबीले की युवा पीढ़ी में निर्विवाद रूप से नंबर 1 था। मुझे आश्चर्य है कि क्या गूफी लेई डोंग को हरा सकता है। गू किंग यांग की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं, उम्मीद करते हुए कि गूफी गू कबीले की गरिमा को बहाल कर सकता है। अध्याय 157। जो कोई भी भाई को चुनौती देना चाहता है उसे पहले मेरा सामना करना होगा। हालांकि गूफी की बात करें तो वह अभी भी केवल डू वेनेरेट स्तर पर है, जबकि लेई डोंग एक अर्धसंत है। गू किंग यांग अनिश्चित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह जीत सकता है या नहीं, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। गू याओ ने तुरंत फैसला किया और गूफी को खोजने के लिए तैयार हो गया। कमांडर पद के लिए प्रतियोगिता के बाद से गू याओ ने गूफी की गहरी प्रशंसा की थी, उसे अपने आजीवन लक्ष्य के रूप में देखा था। उसके लिए गूफी निस्संदेह युवा पीढ़ी में नंबर 1 था। किसी भी मामले में चलो पहले कोशिश करते हैं। गू किंग यांग ने गू याओ का पीछा किया, तेजी से उस पहाड़ की ओर बढ़ रहा था जहां गूफी रहता था। ... उस पहाड़ पर जहां गूफी रहता था, ज़ियान ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के अपने अवशोषण के अंत के करीब थी और अब उसे गूफी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। गूफी के पास फुर्सत का एक दिन था, पिछले महीने में खर्च की गई ऊर्जा को थोड़ा बहुत पुनः प्राप्त करने का समय था। जब ज़ियान अपने एकांत से बाहर आएगी तो उसका रूप बिल्कुल नया होगा। गूफी ने ज़ियान की ओर देखा, जो अभी भी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, और पिल दायरे में परिपक्व युवा लड़की के साथ संक्षिप्त मुलाकात को याद करते हुए मुस्कुराया। एक बार जब वह ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगी तो ज़ियान शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाएगा। कोई आ रहा है। गूफी ने महसूस किया कि कुछ आकृतियां बाहर से तेजी से आ रही हैं। एक पल में वह पहाड़ के ऊपर हवा में दिखाई दिया। क्या वे हैं? निकट आने वाली आकृतियों की पहचान देखकर गूफी की आंखों में जिज्ञासा का संकेत दिखा। तुम दोनों यहाँ इतनी जल्दी में क्यों हो? गू किंग यांग, गू याओ और गू जेन ने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर मुस्कुराए। ये कहना बहुत शर्मनाक है, लेकिन लेई कबीले का प्रतिनिधिमंडल गू कबीले से मिलने आया है और उनकी युवा पीढ़ी ने हमारे कबीले के युवाओं को चुनौती दी है। हालांकि हम में से कोई भी लेई डोंग नाम के आदमी की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी ताकत पहले ही एक अर्धसंत के स्तर पर पहुंच चुकी है। एक अर्धसंत? गूफी की आंखें थोड़ी झपक उठीं। गू कबीले की युवा पीढ़ी में अर्धसंत की ताकत वाकई सबसे ऊपर है। ये सामान्य बात है कि वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो तुम मुझसे आगे आने के लिए कहने आए हो? गूफी ने सीधे पूछा। ये सही है। इस पर विचार करने के बाद हमें एहसास हुआ कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो गू कबीले के सम्मान को बहाल कर सकते हैं। हालांकि मुझे प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गूफी ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। वह कभी भी ध्यान या प्रसिद्धि की तलाश में नहीं था। अगर कोई वास्तविक ज़रूरत नहीं होती तो वह किसी को चुनौती नहीं देता। इसके अलावा लेई डोंग के खिलाफ वह जीतने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। एक डू वेनेरेट और एक हाफ सेंट के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। हालांकि गूफी के पास अपने स्तर से ऊपर लड़ने की प्रभावशाली क्षमताएं थीं, लेई डोंग भी एक विलक्षण व्यक्ति था। अपने स्तर से ऊपर लड़ने का विचार केवल साधारण मजबूत व्यक्तियों पर लागू होता है। इसके अलावा ज़ियान के लिए ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने में इतना समय बिताने के बाद वह काफ़ी थक गया था। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके जीतने की संभावनाएं और भी कम थीं। गू किंग यांग और गू याओ गंभीर चेहरों के साथ वहां खड़े थे। उनकी शुरुआती चिंता कि गूफी शायद लेई डोंग का मुकाबला न कर सके अब अनावश्यक लग रही थी, क्योंकि गूफी का कोई इरादा नहीं था। लड़ाई की कोई बात नहीं। गूफी, ये गू कबीले की युवा पीढ़ी के सम्मान से जुड़ा है। तुम्हें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, गू किंग यांग ने आग्रह किया। भाई किंग यांग, मुझे तुम्हें निराश करने का खेद है, लेकिन मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गू जेन ने गूफी को इतना दृढ़ निश्चयी और कोशिश करने के लिए भी तैयार न देखकर नाराजगी जताई। मैंने लंबे समय से सुना है कि गू कबीले का गूफी एक असाधारण प्रतिभा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज मुकाबला करने का कोई अवसर है। यह आवाज़ गू किंग यांग और अन्य लोगों को परिचित थी, लेकिन गूफी के लिए अपरिचित थी। गूफी ने आसमान की ओर देखा, जहां चांदी के वस्त्र पहने लोगों का एक समूह दिखाई दिया था। आगे वाला व्यक्ति चुप रहा, जबकि उसके आसपास के लोग बकबक करते रहे। क्या वह लड़ने से बहुत डरता है? गू कबीले का तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिरकार कुछ खास नहीं है। हा, भाई लेई डोंग की तुलना में वह सिर्फ एक साधारण डू वेनेरेट है, उसके पास कोई मौका नहीं है। अगर वह नहीं लड़ता है तो वह समझदार है, आखिर अपमान की तलाश क्यों कर रहा है? उस तर्क से मैं उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कहूंगा, क्योंकि यह जानना कि कब पीछे हटना है बुद्धिमानी है।
लेई कबीले के सदस्य गूफी को ताना मारते रहे, कुछ ने तो सीधे उसका अपमान भी किया ताकि उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाया जा सके। जब तक वे गूफी को चुनौती स्वीकार करने के लिए राजी कर पाते, लेई डोन का लक्ष्य पूरा हो जाता। जैसे ही लेई कबीले के सदस्य आए, पूरा पहाड़ तुरंत जीवंत हो गया। गू कबीले के और भी सदस्य देखने आए, जिनमें जुनर भी शामिल था, जो दूर से देख रहा था। हर कोई देखना चाहता था कि गूफी इस स्थिति को कैसे संभालेगा। आखिरकार ताकत में अंतर स्पष्ट था। अगर गूफी लड़ता तो उसके जीतने की संभावना कम थी, लेकिन अगर वह नहीं लड़ता तो वह बहुत बदनाम हो जाता। ये लेई डोन की सोची समझी योजना थी। गूफी पर निर्देशित उकसावे को सुनकर जियोई जियान और कई लिन दोनों ने भौहें सिकोड़ लीं। वे गूफी के लिए चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह पिछले महीने से थका हुआ था और संभवतः सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था। वे गूफी की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत किसी भी वास्तविक सहायता की पेशकश करने के लिए अपर्याप्त थी। भाई गूफी, आपको आज चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करें। जियोई जियान और कई लिन दोनों आगे बढ़े और गूफी का हाथ थाम लिया, उम्मीद करते हुए कि वह लड़ाई के लिए सहमत नहीं होगा। इन दो तेजस्वी सुंदरियों की उपस्थिति ने तुरंत ईर्ष्यालु नजरें खींच लीं। लेई कबीले के सदस्यों ने उम्मीद नहीं की थी कि गूफी इतना भाग्यशाली होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। गूफी ने दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी नज़र लेई डोंग की ओर घुमाई। ये स्पष्ट था कि लेई डोंग इस स्थिति के पीछे का मास्टरमाइंड था। एक अर्ध संत हो, एक अर्ध संत अभी भी एक सच्चा संत नहीं है। गूफी ने लेई डोंग को सीधे देखा। लेई डोंग की ताकत के बावजूद कोई डर नहीं दिखाया। इस शांत व्यवहार ने लेई डोंग को आश्चर्यचकित कर दिया, जो गूफी के बारे में और अधिक सोचने से खुद को रोक नहीं सका। गूफी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? गूफी के संयम से लेई डोंग की लड़ाई की भावना प्रज्वलित हुई और उसने सीधे उसे चुनौती दी। गूफी ने पीछे हटने से परहेज नहीं किया। चूंकि चुनौती उसके दरवाजे पर आ गई थी, तो वह कैसे मना कर सकता था। जैसे ही वह चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। अगर तुम भाई गूफी को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पार पाना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, बांस की इमारत से बैंगनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। फिर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उभरी, बैंगनी सुनहरी रोशनी पर कदम रखते हुए, एक भयानक आभा के साथ जो हर कदम के साथ मजबूत होती गई। जो महिला दिखाई दी, उसने बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे, जो ड्रैगन और फीनिक्स से सजे थे, जो जीवित प्राणियों की तरह नाच रहे थे, कुलीनता की एक अचूक हवा को बाहर निकाल रहे थे। उसका फिगर लंबा और पतला था, लंबे बैंगनी बाल झरने की तरह उसकी पतली कमर तक गिर रहे थे, जो अंततः उसके सुडौल कूल्हों तक पहुंच रहे थे। NOWELL-BE-IN.C ओम। महिला आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें बैंगनी से बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गई थीं, जो उसे रहस्य और आकर्षण की आभा दे रही थी। इन बैंगनी सुनहरी आंखों की निगाह के नीचे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी भी समर्पण कर देंगे। जियान अब वह छोटी लड़की नहीं रही जो वह पहले थी। वह पूरी तरह से एक खूबसूरत युवती में बदल गई थी। कई आंखें पहले तो उसकी महान आभा से मोहित हो गईं, फिर उसके पीछे के पंखों पर टिक गईं। वहां लगभग 1 मीटर लंबे बैंगनी सुनहरे पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो हवा और गड़गड़ाहट की आवाज़ धीरे धीरे सुनी जा सकती थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में गूंज रही थी। यह जियान है। कई लिन परिचित आभा को महसूस करते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जियाओ यी जियान यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में जियान थी, सदमे में घूरने लगी। उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो उसे अभी भी उस युवा लड़की की याद दिलाता था जिसे वे जानते थे, परिपक्वता को छोड़कर। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि इसमें कुछ और दिन लगेंगे। भले ही गूफी ने जियान के परिवर्तन का अनुमान लगाया था, फिर भी इस भारी बदलाव को देखकर वह कुछ पल के लिए अवाक रह गया। क्या तुम्हें ये पसंद है? जियान ने गूफी की ओर एक चुलबुली नज़र डालते हुए पूछा। हालांकि वह ज्यादा परिपक्व दिख रही थी, लेकिन उसका आंतरिक स्वभाव अभी भी एक छोटी लड़की जैसा था। आसमान में लेई डोंग का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने जियान को अचानक उभरते देखा। वह महसूस कर सकता था कि जियान की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी, लगभग उन 2 बुजुर्गों के बराबर जो लेई कबीले से उसके साथ आए थे। क्या वह एक दूसंत हो सकती है, और कम से कम 3 सितारा स्तर की? लेई डोंग के दिल में दबाव बढ़ गया और उस पल जियान की नज़र उस पर पड़ी। किसने कहा कि वे भाई गूफी को चुनौती देना चाहते हैं? वह मेरे लिए एक गुरु की तरह है। अगर तुम मेरे गुरु को चुनौती देना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। अध्याय 158। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियान के शब्द गूंजने पर उसकी दुर्जय आभा एक बार फिर फैल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों पर बहुत दबाव पड़ा। उसका लक्ष्य उन परेशान करने वाले व्यक्तियों को डराना था जो गूफी को परेशान करने की हिम्मत करते थे।
स्वर्गीय फीनिक्स पंख, ड्रैगन बॉडी। ये है प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स वंश। हमारी प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का उदय होना तय है। जूली के चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे क्योंकि वह उत्साह से अभिभूत था, यहाँ तक कि श्रद्धा में घुटने टेक रहा था। अपने जादुई जानवर वंश के कारण शेर राजा भी अवचेतन रूप से घुटने टेक रहा था। प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स जादुई जानवरों में सर्वोच्च शासक था। प्राचीन समय में जब तक वे युवा नहीं मरते थे तब तक उन्हें 9 सितारा डूसंत बनना तय था। यहाँ तक कि प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स भी इस वंश के दबाव का सामना नहीं कर सका और उसे झुकना पड़ा। क्या वह वही छोटी लड़की नहीं है जो गूफी का अनुसरण करती थी? वह अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? दूर से जुन एर जी यान की अचानक उपस्थिति को देखकर पूरी तरह से चौंक गई। उसके मन में उस जीवंत मनमोहक लड़की की यादें ताज़ा थीं जो कभी गूफी के साथ रहती थी। जुन एर ने जी यान के साथ पहले भी मुकाबला किया था, उसकी ताकत पर आश्चर्यचकित थी। हालांकि उसे याद आया कि अपने खुद के एकांत से पहले वह केवल डू सम्राट स्तर पर थी। वह 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में डू संत स्तर तक कैसे पहुंच सकती थी? वह गू कबीले से नहीं लगती। वह इतनी शक्तिशाली कैसे है? मुझे लगता है कि वह गूफी से भी छोटी है, फिर भी वह पहले से ही एक डू संत है। सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे, जी यान की ताकत से बहुत प्रभावित थे। NO12BigJan.com। एक नए डू संत के उदय की गूंज पूरे गू दायरे में फैल गई। गू युआन और गू ली, जिन्होंने पहले इस भयानक आभा को महसूस किया था, ने अपना ध्यान उस दृश्य की ओर लगाया। हालांकि मुझे पता था कि इस छोटी लड़की के लिए एक महान अवसर नियत था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत बन जाएगी, सीधे डू सेंट स्तर तक पहुंच जाएगी। दूर से गूफी के दादा गू ली जी यान के भाग्य पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे संदेह है कि टियर 9 रैंक की गोली भी ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकती है। गू युआन ने असहाय मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हालांकि टियर 9 गोलियां शक्तिशाली थीं, लेकिन वे किसी को एक छलांग में डू पूर्वज से डू संत तक नहीं पहुंचा सकती थीं। ऐसा भाग्य पाना लगभग असंभव था। हालांकि ये जादुई जानवर कबीले के लिए एक अनूठा अवसर था और वे केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। ... क्या ये तुम हो? जी यान की नज़र लेई कबीले के युवाओं के नेता लेई डोंग पर पड़ी। वह स्पष्ट रूप से प्रभारी था। जी यान की सीधी निगाह के नीचे लेई डोंग ने महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। उसकी बिजली की ऊर्जा उसके भीतर दब गई है, फिर से प्रकट होने से बहुत डर रही है। जी यान से उसे जो भयानक शक्ति महसूस हुई वह कुछ ऐसी थी जो उसने केवल लेई कबीले के क्रोधित बुजुर्गों में देखी थी। लेई डोंग ने पहले जो अहंकार दिखाया था वह अब पूरी तरह से दब गया था। अगले ही पल माफी से भरे चेहरे के साथ उसने जी यान को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मैं मूल रूप से भाई गुफी के साथ मुकाबला करने आया था। मुझे आपको परेशान करने की उम्मीद नहीं थी। कृपया मुझे माफ करें। लेई डोंग गर्वित था लेकिन मूर्ख नहीं था। अब जी यान को भड़काने से निश्चित रूप से पिटाई होगी और भले ही उसे पीटा गया हो, कबीले के बुजुर्ग उसके लिए खड़े नहीं होंगे। गूफी को आपके साथ मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चले जाओ। जी यान ने अपना नाजुक हाथ लहराया और एक अदृश्य शक्ति हवा में बह गई, जिसने लेई डोंग और उसके समूह को आसमान से गिरा दिया, जिससे वे दयनीय स्थिति में आ गए। हालांकि लेई डोंग का चेहरा गंभीर था जब वह उठा, उसने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से लेई कबीले के युवाओं को दूर ले गया। लेई डोंग को इस तरह का झटका लगना वास्तव में एक अच्छी बात है, यह उसे और अधिक प्रेरित करेगा। हाँ, इस अनुभव के बाद वह और अधिक मेहनत करेगा। लेई कबीले के बुजुर्ग, जो जी यान की सफलता के बारे में जानते थे, लेई डोंग की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वह सब कुछ देखा जो अभी हुआ था। स्थिति की परवाह किए बिना जी यान की वर्तमान शक्ति के साथ इन लेई कबीले के बुजुर्गों को उसके साथ समान व्यवहार करना था, और कुछ तो उससे भी कमजोर थे। वे युवा पीढ़ी के बीच विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल लेई डोंग को उसका सबक सीखने दे सकते थे। जैसे ही पहाड़ पर भीड़ तितर बितर हुई, जियान ने आखिरकार अपनी डूकी हुई वापस ले ली, जिससे आकाश में घटनाएं गायब हो गईं। वह गूफी, जियाओ यी जियान और अन्य लोगों के सामने उतरी। उसने गूफी की खातिर सभी को भगाने के लिए इतनी जबरदस्ती की थी। गूफी ने ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने में उसकी मदद करते हुए खुद को थका दिया था और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे परेशान करे। जियान ने गर्व भरे भाव से गूफी को देखा। अपनी बात पर जोर देने के लिए उसने अपनी शक्तिशाली आभा को थोड़ा और फैलाया और गर्व से कहा, गूफी, अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए अब से तुम्हारी रक्षा करने की बारी मेरी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं, जो जियानान अकादमी में अपनी बड़ी बहन की याद दिलाती थीं। इस पल में जियान एक प्रभावशाली आकृति वाली वयस्क की तरह दिख रही थी, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उसके पिछले रूप जैसा ही था। उसके व्यवहार में आए इस भारी बदलाव ने गूफी को उसके सच्चे शब्दों पर अनायास ही मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, गूफी ने तुरंत सहमति जताई और जियान खुश हो गई।
जी यान की प्रगति की गति भयानक है। कई लिन और जियाओ जियान जी यान के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वह काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे डुसेंट स्तर तक पहुंच जाएगी, एक ऐसा क्षेत्र जो अभी भी गुफी की पहुंच से बहुत दूर है। इसे स्वर्ग की छलांग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूर से जुनर ने गूफी के बांस के घर को जटिल भाव से देखा। उसने कभी भी लेई डोन को उच्च सम्मान नहीं दिया था, उसे गूफी की तुलना में प्रतिभा में कमतर माना था। लेई डोन उम्र में बड़ा था और कई सालों से साधना कर रहा था, इसलिए वह वर्तमान में गूफी से बहुत अधिक शक्तिशाली था। जुनर को शुरू में उम्मीद थी कि लेई डोन की चुनौती गूफी को विनम्र कर देगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान हस्तक्षेप करेगा, जिससे गूफी और भी अधिक उभरकर सामने आएगा। आखिरकार जिस डू संत का हर कोई सम्मान करता था, वह गूफी के सामने एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करता था। इस विपरीतता ने श्रेष्ठता की भावना को चकनाचूर कर दिया, जो उसे तब महसूस हुई जब लेई डोंग, एक शीर्ष स्तरीय युवा, ने उसका पीछा किया। उत्कृष्टता के मामले में जियान ने लेई डोंग को पूरी तरह से मात दे दी। न केवल उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी उससे कहीं अधिक थी। जियान गूफी से भी बहुत छोटी लग रही थी। क्रेक बांस के घर का दरवाजा खुलते ही समूह के पीछे से अचानक एक स्पष्ट आवाज आए और जियान यू बाहर आए। पिताजी, मुझे अभी अभी एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ। क्या हुआ? जैसे ही जियान यू बाहर निकली, कैलिन ने पहले लगाई गई पाबंदी हटा दी। जियान की डुसेंट स्तर की शक्ति ने स्पष्ट रूप से कैलिन की बाधा को पार कर लिया था। जियान यू जल्दी से गूफी के पास भागी, जिसने उसे उठाया और जियान की ओर देखा। यह आपकी बहन जियान है। वह अब बहुत शक्तिशाली हो गई है, यहाँ तक कि पिताजी से भी अधिक शक्तिशाली। अब से आपकी रक्षा के लिए आपकी बहन जियान होगी। बहन जियान। जियान यू ने जियान को संदेह से देखा, उसकी तुलना अपनी याददाश्त में लंबे समय तक छवि से की और अंत में पुष्टि की कि वह वास्तव में जियान थी। पिताजी, क्या ये वास्तव में बहन जियान है? वह इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई? मैं भी जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ। बहन जियान, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? जियान यू की मासूम आवाज़ गूंजी। तुम्हें बड़े होने की इतनी जल्दी क्यों है? जियान को उससे मज़ा आया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहन जियान की तरह डैडी की रक्षा कर सकूंगी। जियान यू के चेहरे पर उम्मीद की किरण थी। डैडी को तुम्हारी रक्षा की ज़रूरत नहीं है, वह बस यही चाहते हैं कि तुम खुश होकर बड़ी हो जाओ। अध्याय 159। मैं इस विवाह से असहमत हूँ। गूफी ने अपने दिल में एक गर्म सनसनी महसूस की जब उसने धीरे से जियान यू के छोटे चेहरे को छुआ, फिर जियो यिक्सियन और कैलिन को देखा, संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की। इस दुनिया में सबसे खुशी की बात परिवार के साथ रहना, खुशी से रहना है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। गूफी, मेरे युवा मित्र, आपने हमें एक जबरदस्त अवसर दिया है। आप हमारे ड्रैगन जनजाति के लिए एक महान उपकारक हैं। अगर आपको भविष्य में कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमारा ड्रैगन जनजाति आपका पूरा समर्थन करेगा। जूली ने उत्साह से भरे हुए कहा और अपना आभार व्यक्त किया। आप बहुत दयालु हैं। जियान मेरी दोस्त है, उसकी मदद करना कभी भी किसी पुरस्कार की तलाश में नहीं था। गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जियाओ यी जियान, कैलिन और किंगलिन ने जियान की डुसेंट में सफलता का जश्न मनाने के बाद गूफी आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आ गए। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल से कुछ ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद गूफी को लगा कि वह 9 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। मूल रूप से उसने सफलता का प्रयास करने से पहले एक झपकी लेने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से 2 दिन और रात सोने के बाद गूफी ने पाया कि वह पहले से ही 9 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंच चुका था। काश सोने से हमेशा सफलता मिलती, गूफी ने मुस्कुराते हुए सोचा, तरोताज़ा होने के बाद अपने भीतर ऊर्जा महसूस करते हुए। मुझे आश्चर्य है कि मैं संत क्षेत्र में कब कदम रख पाऊंगा। जियान की सफलता ने गूफी के दिल में एक दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित किया, वह अर्ध संत के और करीब पहुंच रहा था। जियान के डू संत बनने के बाद गूफी भी उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उत्सुक था और फिर उस क्षेत्र की ओर अपना अंतिम प्रयास करना चाहता था जहां कोई भी कभी नहीं पहुंचा है। हालांकि गूफी को पता था कि 9 सितारा डू वेनेरेट और हाफ सेंट के बीच का अंतर, डू सेंट की बात तो दूर, बहुत बड़ा था। हाफ सेंट बनने के लिए किसी को डू क्यूई के 9 संपीड़न और शोधन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई लोग अपना पूरा जीवन इसी अवस्था में अटके रहते हैं, अंततः निराशा में मर जाते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे जल्दी से किया जा सके। गूफी ने अपनी आभा पर लगाम लगाए, अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करना बंद कर दिया और उठकर मुख्य भवन से बाहर चला गया। कल जियो यी जियान ने उसे सूचित किया था कि गू कबीला लेई कबीले के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए एक भोज का आयोजन कर रहा था और उसने गूफी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि गूफी जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, क्योंकि निमंत्रण पहले ही उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया था, इसलिए इसमें शामिल न होना अशिष्टता होगी।
एक साधारण तैयारी के बाद गूफी भोज स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने भोज के उद्देश्य के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उसने देखा कि लेई कबीले के सभी सदस्य पहले ही आ चुके थे। लेई डोंग आगे की पंक्ति में बैठा था। लेई डोंग ने गूफी के आगमन को देखा और सबसे पहले ये देखने के लिए जांच की कि क्या जी यान उसके साथ है। ये पुष्टि करने के बाद ही कि वह नहीं है, उसने गूफी पर अपनी उदास नजरें टिकाईं। गूफी ने लेई डोंग पर एक संक्षिप्त नज़र डाली, उसकी थोड़ी शत्रुतापूर्ण नज़र को महसूस करते हुए, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और बस अपनी सीट पर बैठ गया। जुनर की नज़र भी गूफी पर पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। अनिच्छा, भ्रम, निराशा और कुछ देर तक लगाव का मिश्रण था। शुरू से अंत तक गूफी ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी, जिससे जुनर को लगा कि वह रसातल में गिर गई है। आखिरकार उसके आसपास की महिलाएं इतनी असाधारण हैं। ऐसा लगता है कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। फूलों की ओर आकर्षित होने वाली मधुमक्खियों की तरह मुझे और भी ज्यादा उत्कृष्ट बनना चाहिए, जुनर ने मन ही मन सोचा, अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। जबकि युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी, लेई कबीले के बुजुर्ग जो गूफेई को देखते थे वे प्रशंसा से भर जाते थे। सिर्फ 20 साल की उम्र में गूफेई पहले ही 9 स्टार डू वेनेरे तक पहुंच चुका था। ये प्रतिभा लेई डोंग की उस समय की प्रतिभा से भी ज्यादा भयानक थी और उसके आसपास के लोग भी उतने ही भयानक थे। गूफी के आने के कुछ समय बाद गू युआन, गू ली और गो कबीले के अन्य बुजुर्ग भी अंदर आ गए। हे, गो और लेई कबीले ने 1 दशक से ज्यादा समय से ज्यादा बातचीत नहीं की है। अब जब हम साथ हैं तो इसका पूरा फायदा उठाएं। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो गू युआन ने लेई कबीले के बुजुर्गों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हमेशा की तरह एक दूसरे से बातचीत के बाद भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। भोज शुरू होते ही लेई कबीले ने अपना निर्णायक स्वभाव दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। गू युआन के अभिवादन के तुरंत बाद एक लेई कबीले का बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, कबीले के नेता गू युआन, हम आज लेई डोंग के लिए विवाह का प्रस्ताव रखने आए हैं। ये वह उपहार है जो हमारा लेई कबीला लेकर आया है। जब बुजुर्ग बोल रहे थे तो दुर्लभ खजानों से भरी कई पेटियां दिखाई दीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि लेई कबीला किस महिला से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है? गू ली ने पूछा। स्वाभाविक रूप से ये कबीले के नेता गू युआन की बेटी मिस जुनर को प्रपोज करने के लिए है, लेई कबीले के बुजुर्ग ने जवाब दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरा आश्चर्य और समझ के मिश्रण से भर गया। ये खबर वास्तव में कई दिनों से घूम रही थी और गू कबीले के बुजुर्ग और गू युआन दोनों ही लेई कबीले के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कई बुजुर्गों को तो ये भी लगा कि लेई डोंग की उत्कृष्टता के साथ वह जुनर के लिए एक अच्छा मैच होगा। गू युआन का सवाल किसी भी अप्रत्याशित बदलाव को रोकने के लिए एक औपचारिकता मात्र था। आखिरकार अगर लेई कबीला अचानक पीछे हट जाता है तो ये गू युआन, जुनर और लेई कबीले के लिए शर्मनाक होगा। एक जैसे, जुनर, तुम क्या सोचती हो? गू युआन स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी से सलाह किए बिना सहमत नहीं होगा, जिसे वह बहुत प्यार करता था। जुन एट, जो गू फेई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, अपने पिता की पूछताछ सुनकर खड़ी हो गई और तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, मुझे केवल गू फेई पसंद है। इस जीवन में मैं केवल गू फेई की पत्नी बनना चाहती हूँ। मेरी नज़र में गू फेई इस दुनिया में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। ये सुनकर गू फेई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जुन एर इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी। लेई कबीले ने अभी अभी शादी का प्रस्ताव रखा था और जुन एर के शब्दों ने उनकी गरिमा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह उनके चेहरे को मिट्टी में रगड़ रही हो। लेई डोंग का चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया। जैसे ही जुन एर ने बोलना समाप्त किया, लेई कबीले के सदस्यों ने उस पर भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ तक कि गू युआन को भी उससे इतनी तीखी अस्वीकृति की उम्मीद नहीं थी और उसकी नज़र जुन एर से गू फेई पर चली गई। उसकी भौहें सिकोड़ गईं। वह लेई कबीले को नाराज करने के बारे में बहुत चिंतित नहीं था, वह बस हैरान था कि जुनर इतनी सीधी बात करेगी। गू युआन को याद आया कि जुनर और गू फेई की सगाई से पहले स्थिति बिल्कुल उलट थी। अब सब कुछ उल्टा लग रहा था। जुनर, हम सभी जानते हैं कि गू फेई की प्रतिभा असाधारण है और वह वास्तव में हमारे गू कबीले में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। हालांकि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और आसमान से भी आगे होते हैं। कुछ हद तक पैंतरेबाजी के लिए जगह रखना बुद्धिमानी है, गू कबीले के एक बुजुर्ग ने बीच में ही बात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। गू ली एक तरफ खड़े हो गए, उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। चूंकि मामला उनके पोते गू फेई से जुड़ा था, इसलिए उन्हें टिप्पणी करना मुश्किल लगा। हालांकि जुनर ने बुजुर्ग की सलाह को खारिज कर दिया और कहा, हो सकता है कि उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग न हो और आसमान से परे आसमान न हो। गू फेई की प्रतिभा सभी से बढ़कर है और कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। मेरे दिल में वह सबसे बेहतरीन व्यक्ति है। ये सुनकर लेई डोंग ने आखिरकार अपना आपा खो दिया।
वह खड़ा हो गया, उसकी डुक्यूई उसके चारों ओर घूम रही थी। अगर संयमित नहीं होता तो वह गूफी पर हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। सबसे बेहतरीन व्यक्ति। वह एक काय से ज्यादा कुछ नहीं है जो महिलाओं के पीछे छिपता है। लेई डोंग ने गुस्से से जवाब दिया, स्पष्ट रूप से यह मानते हुए कि उसका अर्धसंत का दर्जा उसे गूफी से बेहतर बनाता है। कुछ दिन पहले वह सार्वजनिक रूप से गूफी को आसानी से हरा सकता था, लेकिन जी यान के अचानक प्रकट होने से उसकी चमक फीकी पड़ गई। अगर वह केवल गूफी होता तो वह इतना अपमानित क्यों होता? गूफी ने लेई डोंग को उदासीनता से देखा, मौखिक झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जुन एर उसे जाने देने को तैयार नहीं थी। लेई डोंग, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा उल्लेखनीय है? क्या आपको लगता है कि आप गूफी की तुलना कर सकते हैं? मुझे बताओ, अब आपकी उम्र कितनी है? शायद 30 के करीब, है ना? लगभग 30 की उम्र में आप मुश्किल से अर्धसंत तक पहुंच पाए हैं। जब आप 22 साल के थे तब आपका साधना स्तर क्या था? जुन एर ने कई तीखे सवालों के साथ जवाब दिया। अध्याय 160, तुम बहुत ही अहंकारी हो। लेई डोंग, उस समय तुम शायद अभी अभी डू वेनेरेट स्टेज में प्रवेश कर रहे थे। तुम भाई गूफी से कैसे तुलना कर सकते हो? जुनर के सवाल पूरे हॉल में गूंज उठे। जैसे ही उसके शब्द निकले, लेई डोंग जो खड़ा हो गया था, उसके चेहरे पर बहुत ही अप्रिय भाव थे। लेई कबीले के दो बुजुर्गों ने जल्दी से लेई डोंग की ओर देखा, उन्हें चिंता थी कि उसका उग्र स्वभाव परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि जुनर ने जो कहा वह वास्तव में सच था। आखिरकार जब लेई डोंग गूफी की वर्तमान उम्र का था तो उसने अभी अभी डू वेनेरेट स्टेज में प्रवेश किया था, जबकि गूफी पहले ही 9 सितारा डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच चुका था। दोनों की तुलना करने पर प्रतिभा में अंतर स्पष्ट था। यहाँ तक कि गूफी भी जुनर की ओर एक और नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि जब उसे कुछ पिछली घटनाएं याद आईं तो गूफी की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। ऐसी चंचल महिला वह थी जिसके साथ वह अब और ज्यादा जुड़ना नहीं चाहता था। कौन जानता है कि भविष्य में वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह आज लेई डोंग के साथ कर रही थी। गू युआन, गू ली और अन्य लोग लेई डोंग और गूफी के बीच प्रतिभा के अंतर से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि सबके सामने लेई डोंग से सवाल करना अनुचित लगा। लेई कबीले के लोग पूरी ईमानदारी से जुनर से शादी का प्रस्ताव रखने आए थे और उनकी गरिमा का कुछ ख्याल रखना जरूरी था। हाँ, जुनर, हर किसी की अपनी नियति होती है। कुछ लोग धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं और बाद में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि दूसरे तेजी से शुरू कर सकते हैं और बाद में धीमे हो सकते हैं। सब कुछ अज्ञात है। लेई डोंग की भविष्य की उपलब्धियां जरूरी नहीं कि गूफी से कम हो। इसके अलावा लेई कबीला यहाँ हमारा मेहमान है और तुम जो अभी कर रहे हो वह हमारे मेहमानों के साथ वैसा व्यवहार नहीं है। गू युआन ने मुस्कुराते हुए जुनर को धीरे से डांटा और उसे इतनी लापरवाही से काम न करने की सलाह दी। ओह! जुनर फिर से बैठ गई, गूफी की दिशा में एक नज़र डाली। हालांकि हॉल में अब लगभग हंगामा हो चुका था, बहस छिड़ चुकी थी। गूफी, जो केंद्रीय पात्रों में से एक था, अभी भी वहां बैठकर शराब पी रहा था जैसे कि कुछ हो ही न रहा हो। कभी कभी अपने होठों को चिटकाता और शराब के स्वाद का विश्लेषण करता। लेई डोंग ने ये सब समझ लिया और जन्म से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह कभी इतना अपमानित नहीं हुआ था। हालांकि यह जुनर ही थी जिसने उसे उकसाया था। लेई डोंग ने अपना गुस्सा गूफी पर निकाला। उसके दिमाग में गू युआन के पहले के शब्द उसका समर्थन करने के लिए भी नहीं थे। ये केवल लेई कबीले की गरिमा को बनाए रखने के लिए शिष्टाचार के कारण था। उसे कोई मान्यता नहीं मिली थी, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसने उदासीन गूफी को देखा और उसकी दबी हुई भावनाएं भड़क उठीं। अगले ही पल वह जोर से हंसा और बोला, कुलपति गू युआन सही कह रहे हैं। साधना की यात्रा में अज्ञात प्रतीक्षा कर रहा है। भविष्य अनिश्चित है और कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि क्या होगा। हालांकि मुझे विश्वास है कि चूंकि मैं अभी गूफी से अधिक शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। यदि वह मेरे साथ युद्ध करने की हिम्मत करता है तो मैं अपनी साधना को डू वेनेरेट के शिखर तक दबा दूंगा। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या वह चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने बात की, लेई डोंग ने गूफी का सामना किया और ताना मारते हुए कहा, गूफी, क्या तुम अब भी कायब बनकर छिपते रहोगे? यदि तुम अपना पूरा जीवन महिलाओं और बड़ों के पीछे छिपते हुए बिताओगे तो तुम इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। यदि तुम एक अंडे के छिलके से अधिक कुछ नहीं हो जो थोड़े से स्पर्श से टूट जाता है, तो प्रतिभा का क्या फायदा? लेई डोंग के शब्द शुद्ध उकसावे वाले थे और यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले गूफी ने भी इस क्षण पर भौहें सिकोड़ लीं। दूसरे पक्ष ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया था। अगर वह जवाब नहीं देता तो गू कबीले में उसका कोई स्थान नहीं होता। गूफी की आंखें बदल गईं, उसकी पिछली शांति की जगह तीक्ष्णता ने लेई डोंग को देखा और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसकी आभा लेई डोंग के गुस्से के आगे बिल्कुल भी झुकी नहीं।
जैसे ही गूफी कहने वाला था, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो चलो लड़ो, तुम्हें अपनी साधना को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भयानक दबाव हॉल में फैल गया। अहंकारी, एक शांत आवाज़ सुनाई दी। हालांकि आवाज़ शांत थी, लेकिन किसी ने भी इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। उन सरल शब्दों में निहित दबाव ने सभी के चेहरे बदल दिए। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें भारी वजन से कुचला जा रहा हो। क्योंकि वक्ता कोई और नहीं बल्कि गू कबीले के कुलपति गू युआन थे। गू युआन के दिल में वह जुनर के शब्दों से सहमत था, हमेशा गूफी को गू कबीले का भावी नेता मानता था। वह किसी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतना अहंकारी व्यवहार कैसे करने दे सकता था। लेई कबीला एक अतिथि था और इस बार उनका उद्देश्य जुनर से विवाह का प्रस्ताव करना था। जुनर का कठोर इनकार वास्तव में अशिष्टतापूर्ण था। यही कारण था कि गू युआन ने लेई कबीले की गरिमा को बनाए रखने के लिए मध्यस्थता की थी। लेकिन लेई डोंग द्वारा गूफी को सार्वजनिक रूप से फटकारना, गू कबीले को डांटना लेई कबीले का काम कब था। इसके अलावा वह जिसका मजाक उड़ा रहा था और जिसे उकसा रहा था, वह गू कबीले का भावी उत्तराधिकारी था। गू युआन ने पहले ही लेई कबीले को पर्याप्त सम्मान दे दिया था, लेकिन लेई डोंग के कार्यों ने गू कबीले के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाए। ऐसे बुरे व्यवहार वाले जूनियर के लिए, जो उसकी बेटी नहीं थी, गू युआन नरमी दिखाने के लिए इच्छुक नहीं था। गू युआन का आभामंडल इतना जबरदस्त था कि हाल ही में चढ़े 3 सितारा डू संत जी यान भी उसके सामने एक बच्चे की तरह दिखाई दिए। लेई कबीले के 2 बुजुर्गों को जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। इस 2 कबीले के भोज में लेई डोंग का व्यवहार गू कबीले के लिए एक स्पष्ट उकसावे वाला था। उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और लेई डोंग को फटकार लगाए। कुलपति गू युआन, कृपया नाराज न हों। लेई डोंग ने गलत काम किया, कृपया उसे माफ़ कर दें। वह युवा और उतावला है, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक है। उसका गू कबीले का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, कुलपति गू युआन। लेई डोंग, जल्दी करो और कुलपति गू युआन से माफ़ी मांगो। अगर गू युआन सच में नाराज़ हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेई कबीले के बुजुर्ग उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकते थे और जल्दी से ली डोंग से माफ़ी मांगने का आग्रह किया। गू युआन के अत्यधिक दबाव के कारण लेई डोंग पीला पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्रूर जानवर ने उसके सामने अपना जबड़ा खोल दिया हो, उसे एक झटके में चीरने के लिए तैयार हो। कुलपति गू युआन, कृपया मुझे माफ़ करें, मैं पहले लापरवाह था। ली डोंग, जिसका चेहरा राख हो गया था, माफ़ी मांगते हुए झुका। उसने अपना आसन बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, भारी दबाव के कारण घुटने टेकने की इच्छा का विरोध किया। गू युआन के शब्दों का सामना करते हुए, चाहे वह अपने दिल में कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, लेई डोंग के पास समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच गू फी, एक अन्य केंद्रीय व्यक्ति, गू युआन के बोलते ही शराब पीना शुरू कर देता है। एक शब्द भी नहीं बोलता, जबकि अन्य लगातार उसके लिए खड़े होते हैं। ... भव्य हॉल में लेई डोंग के माफ़ी मांगने के बाद गू युआन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। आखिरकार वह सिर्फ एक जूनियर था और अधिकार का प्रदर्शन ही काफ़ी था। इस घटना के बाद भोज में बहुत शांति हो गई। लेई कबीले की युवा पीढ़ी चुपचाप शराब पीती रही, जबकि जुनर की नज़र कभी कभी गूफी पर जाती थी, लेकिन उसने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। लेई कबीले के बुजुर्गों को एहसास हुआ कि उनका प्रस्ताव निराशाजनक था और उन्होंने गू कबीले के कुलपति को भी नाराज कर दिया था। थोड़ी देर बाद उन्हें गू युआन को अलविदा कहने का बहाना मिल गया। कुलपति गू युआन, हम विदा लेते हैं। लेई कबीले के 2 बुजुर्गों ने जल्दी से भोज समाप्त किया और युवा पीढ़ी के साथ चले गए। हालांकि जाने से पहले लेई डोंग ने आखिरी बार जुनर को देखा, लेकिन उसकी नज़र गूफी पर टिकी हुई थी। ये देखकर लेई डोंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। जब मैं लाइटनिंग डायमंड पूल में प्रशिक्षण से लौटूंगा तो मैं सभी को साबित कर दूंगा कि असली नंबर 1 कौतुक कौन है। जब वह चला गया तो उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसका संकल्प दृढ़ था।